अपना एक्स्ट्रा केयर करो, एक्स्ट्रा ध्यान रखो सब लोग। ठीक है। ओके। मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। यस यस। मैम गुड मॉर्निंग। मैम वो गुड एक मॉर्निंग। चीज़ पूछनी थी, जो आपने असाइनमेंट दिया है उसमें ये मेंशन है कि हमें एग्जाम्पल सीखने हैं, तो मैम एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ मैम कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा वाला पूछ रहे हैं आप? मैम सेकेंड असाइनमेंट, जिसमें मैम एक अ, ही क्वेश्चन आपने दिया था, उसमें लिखा था कि ग्राफ और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। नहीं, हमने जब आपको पढ़ाया ना उसमें ग्राफ और एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप पिछले यूट्यूब जो लिंक्स है ना उसी टॉपिक का अगर वो देखोगे तो उसमें एग्जाम्पल्स भी हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अपने मन से भी कोई एग्जाम्पल बना सकते हो। ओके मैम। थैंक यू ठीक मैम। है। तो जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाएगा आपको भी, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके। ओके क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। बस लास्ट लेक्चर में हम लोग जो अभी तक बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने बैलेंस शीट और ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट की बात करी थी। देन हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करी। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम लोगों ने बात करी कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने नेट वर्किंग कैपिटल एंड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करी, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल दैट। ठीक है। तो एक इनिशियल हम लोग वर्किंग कैपिटल के बारे में काफी कुछ समझ सकते हैं, और अब भी हम लोग बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है। वर्किंग कैपिटल को नीड के अकॉर्डिंग या कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। यानी जैसी हमारी नीड होगी, जैसा हमारा टाइम है, जैसी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी, हमको जैसी नीड होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे। तो बेसिकली हम लोग अगर वर्किंग कैपिटल को दो बेसिक चीज में डिवाइड करें, तो पहला होता है बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर हम कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे उसको डिफरेंशिएट करें, और दूसरा होता है टाइम। ठीक है। नीड यानी आपको किस टाइम पे किस तरह की कैपिटल की नीड है। ठीक है। तो वहां पर हम लोग टाइम को बेस बना के चलते हैं। ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर हम लोग बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट में जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट में हम लोग जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम वर्किंग कैपिटल की सिर्फ बात करते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट में या बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में हमको किस तरह से आती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, और वी कैन से टोटल वैल्यू ऑफ करंट असेट्स। And what is net working capital? Net working capital is when we deduct all the or total value of the करंट लाइबिलिटीज। जब हम करंट लाइबिलिटीज को करंट एसेट्स में से डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल बचती है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, जिसमें से हम अपनी लाइबिलिटीज हटा चुके होते हैं। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट के बेसिस हम लोग ऑलरेडी वैसे ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग सेकंड आते हैं टाइम पर। अगर हम लोग बेस करेंगे तो फर्स्ट इज परमानेंट फिक्स्ड कैपिटल एंड टेम्परेरी वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। यानी परमानेंट और फिक्स एक ही बात है, या टेम्परेरी या वेरिएबल एक ही बात है। अब होता क्या है, जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, तो हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में हमें कुछ चीजों की परमानेंट जरूरत हो रही होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जिसमें आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए, और जैसे फ्लेवर्स होते हैं ना, आइसक्रीम फैक्ट्री हमारे पास, तो कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे सब में। ठीक है। वो तो आपको चाहिए ही। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं, कंटेंट ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेम्परेरी, यानी आपको क्या है, वैरी वैरी करते हैं वो एक तरीके से। जैसे फ्लेवर्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हो गए, क्वांटिटी में भी कम चाहिए होता है और वैरी भी करते हैं, जैसी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करते हो। तो क्या हो गया, कुछ चीजें हमें परमानेंटली चाहिए, एंड कुछ प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल ऐसे होंगे जिन जो आपको टेम्परेरी बेसिस पे या फ्लक्चुएटेड बेसिस पे चाहिए। ठीक है। और अगर हम लोग कोई भी एग्जांपल अगर आप ले लेते हो, जैसे बेसिक, जिसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स हो गए वो परमानेंट हो सकते हैं। इवन आपकी मशीनरीज अगर हैं, जो छोटी छोटी इक्विपमेंट्स हैं जो परमानेंट आपको चाहिए ही उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और कुछ स्पेशलाइज जो
इक्विपमेंट हो सकते हैं या स्पेशलाइज रॉ मटेरियल हो सकता है, जिसके लिए आपको जैसे अपने यहाँ कोई फंक्शन होता है तो ऑब्वियसली कुछ चीजें तो फिक्स है अपना, जहाँ पर हम लोग फंक्शन अपना कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ वेरिएबल में आ जाएंगे जिसके लिए हमें कुछ अमाउंट खर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कुछ परमानेंट फिक्स्ड कैपिटल अपनी रखते हैं क्योंकि हमें रेगुलर इन्वेस्ट करते ही जाना है, और कुछ हम अपनी एक्स्ट्रा बना के रखते हैं जो हमें नीड यानी डिमांड के अकॉर्डिंग हमें नीडेड होता है। जैसे सीजनल टाइम में कुछ चीजों की नीड बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल की नीड बढ़ जाती है। हाँ, ओके। तो अब अगर हम लोग परमानेंट में बात करें तो परमानेंट में भी दो कैटेगरीज है, फर्स्ट इज रेगुलर एंड सेकंड इज रिजर्व। रेगुलर का नीड ये हो गया, जैसा हम लोगों ने अभी बात करी है, हमारी आइसक्रीम फैक्ट्री है और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें रेगुलर चाहिए, और कुछ क्या करते हैं वो रिजर्व में रख के रखते हैं, जिन जिन पे आपको वो पैसा, जैसे हमने मिक्सिंग मशीन खरीदी, ठीक है, और इस तरह की चीजें ली, तो उसके लिए हम अपने रिजर्व बना के रखते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमें इस तरह की चीजें चाहिए या हम प्रिक्योर करके रखते हैं, ठीक है, रिजर्व्स बना के रखते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एकदम से शॉर्टेज हो जाएगी तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो हम एक रिजर्व बना के भी चलते हैं। तो परमानेंट में दो हो जाते हैं, रेगुलर जब हमें नीड होती है और थोड़ा सा रिजर्व भी बना के चलते हैं ताकि हमें एकदम से अगर नीड हो जाती है या ब्लॉक हो जाता है या हमारा जो रॉ मटेरियल है हम तक पहुंच नहीं पाता है तो फिर हमारा काम रुक जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। ओके, देन अब हम लोग टेम्परेरी में आ जाते हैं। टेम्परेरी में भी दो कैटेगरीज बनाई गई है, सीजनल वर्किंग कैपिटल एंड स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सीजनल, सीजन चेंज होता है, आपको नीड होती है, आपने उसके अकॉर्डिंग डिमांड के अकॉर्डिंग आपने रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। स्पेशल, जब स्पेशली आपको ऑर्डर दिए जा रहे हो, स्पेशलाइज चीजें बनाने के लिए बोला जा रहा हो, ठीक है, तब, या फिर कई बार होता है ना कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई हमने ये नया तरह का फ्लेवर बनाया जैसे अमूल वालों ने वो पान वाला फ्लेवर कुछ निकाला है आइसक्रीम में, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कुछ नया निकाल दिया स्पेशल, ठीक, अगर लोग की डिमांड बढ़ेगी तो ठीक है, आपने स्पेशल के लिए आपने अलग से रॉ मटेरियल खरीदा है, अलग से फ्लेवर्स परचेज किए हैं, ठीक है, इसी तरीके ये सब चीजें काम करती है। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल हमारी नीड के अकॉर्डिंग, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें बेस करती है हमारी वर्किंग कैपिटल पे, ठीक है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड ये जितनी भी वर्किंग कैपिटल की कैटेगरीज हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो आपको बताता है कि भाई आपको किस तरह की वर्किंग कैपिटल की नीड है, किस तरह का आपका प्रोडक्ट है। ओके, तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अभी हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। भाई इतने टाइम से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल के बारे में है सारी चीजें, बट ये वर्किंग कैपिटल हमें हमारे पास आएगी कहाँ से, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो हम एक्वायरिंग कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। दो तीन कैटेगरीज हैं जो सोर्सेस की कैटेगरीज हैं, तो वो आपको यहाँ पे ए बी सी करके लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है सोर्सेस ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, जहां से हमें वर्किंग कैपिटल का ऐसा सोर्स जहां पे हमें परमानेंट जो हमारे पास फंड है वो आते रहते हैं। ओके, according to section 2 subsection 6 of the companies act 1956, a share is the uh, share is the capital, ये दो बार हो गया, share in the capital of the company and includes stock except where a distinction between stock and share is expressed or implied। ठीक है, ये डेफिनेशन दी हुई है। बेसिकली क्या होता है, एक या एक से ज्यादा जिसके पास भी आपके शेयर्स हो वो आपका शेयर होल्डर हो जाता है और वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके वर्किंग कैपिटल के लिए नीडेड होता है कि ऐसा रेगुलर होता रहे। ऑब्वियसली हमें डिविडेंड उनको देना पड़ता है। अगर वो शेयर्स के भी अलग अलग कैटेगरीज है ना कि प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, कौन से शेयर्स हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप डिविडेंड का डिसीजन लेते हो। ओके, तो सेकंड आ जाता है डिवेंचर्स। लोग ये हम जल्दी जल्दी इसको रिवाइज ही करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग शेयर डिवेंचर्स और सब बहुत बात कर चुके हैं। ओके, डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक, bonds and any other securities of a company
whether constituting a charge on the assets of the company or not. अब डिबेंचर्स है सेकंड जो परमानेंट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है, बट डिबेंचर्स के साथ क्या है, हमें एक परमानेंट इंटरेस्ट देना ही पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो कहीं ना कहीं ये लाइबिलिटी होती है, बट स्टिल हम लोगों ने अपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है और ये हम लोगों को समझ में आया कि एक सर्टेन रेशियो तक अगर हम डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि डिबेंचर्स के थ्रू हमें चीप लोन मिलता है, ये चीपेस्ट लोन हो जाता है और हमें टैक्स में भी छूट मिलती है। ओके, तो सेकेंड ये हो गया हमारा डिबेंचर्स। फिर हमारे पास आते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। और कई सारी कंपनीज पब्लिक ऑफर करती है, जनरल पब्लिक से भी डिपॉजिट्स लेती हैं, और ये बैंक से एक्वायर करने से आसान होता है और सस्ता भी होता है, क्योंकि बैंक में हमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट पब्लिक अगर डिपॉजिट्स हम लेते हैं तो उसमें हमें ज्यादा कहा जाए कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। ओके, और ऑब्वियसली अगर हम लोग इनकी एडवांटेजेस की बात करें तो जैसे शेयर्स की अगर बात करते हैं, या चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स में तो एक प्रेफरेंशियल राइट आ जाता है किसी भी, बट ये हो जाता है कि शेयर्स के साथ हम थोड़ी सी ओनरशिप भी अपनी दे रहे होते हैं। पर पब्लिक डिपॉजिट्स के साथ या डिबेंचर्स के साथ ये ओनरशिप वाला मैटर नहीं रहता है और हम फ्री होके लोन्स ले सकते हैं। और बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है, बट स्टिल वो भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है हमारे लिए, वर्किंग कैपिटल का सोर्स। ओके, तो ये तो हो गई बात पब्लिक डिपॉजिट्स की। और ये थोड़े जो पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं शॉर्टर टर्म के लिए होते हैं, यानी इनका टाइम पीरियड भी बहुत शॉर्टर होता है, और टाइम पीरियड के साथ ही जो इंटरेस्ट रेट बियर कर रहे होते हैं वो भी काफी कम होता है, तो पब्लिक ऑफर भी कर देती है। और छोटे छोटे अमाउंट में जब हम पब्लिक से लेते हैं ना तो हमारा अमाउंट भी बड़ा हो जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम पब्लिकली कैरी करते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। और ऑब्वियसली डिबेंचर से तो ये बेनिफिशियल है ही, क्योंकि डिबेंचर्स हमारे लिए एक परमानेंट हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, और वो इससे पब्लिक डिपॉजिट से थोड़ा सा हायर ही होता है और ये लेस कॉस्टली होता है अगर हम कहें तो। और जैसे डिबेंचर्स उसमें फ्लोटिंग चार्जेस और बहुत सारे हमें और चार्जेस देने पड़ते हैं, पब्लिक डिपॉजिट में वो चार्जेस भी नहीं होते। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा बेनिफिट्स है बाय रेजिंग द फंड पब्लिक डिपॉजिट्स। एंड नेक्स्ट है हमारा, ये तीन है जो हमारे सोर्स है परमानेंट वर्किंग कैपिटल की। सेकंड कैटेगरी आ जाती है द मेजर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस का कौन सा पार्ट है, तो इट इज प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो रिटेन्ड अर्निंग को हम अलग से इसलिए रखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इस पे हमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे होते, हमने अपने प्रॉफिट का ही कुछ पार्ट बचा के रखा होता है अपने वर्किंग कैपिटल के लिए अपने एक्सपेंशंस के लिए, अपने डाइवर्सिफिकेशंस, या अपने और कोई कंपनीज के आगे फ्यूचर अगर में हम कुछ और करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी। तो कहा जाए इकोनॉमिकली ये सबसे चीप भी होता है और सबसे बेस्ट भी होता है, बिकॉज हमें कोई इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ रहा होता है, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे होते हैं। इवन जैसे शेयर डिवेंचर्स में तो हमें फ्लोट कराने के लिए, ठीक है, इशू कराने के लिए चार्जेस देने पड़ रहे होते हैं सर्टेन, इसमें वो चार्जेस भी इंक्लूड नहीं होते हैं। और हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है फॉर रेजिंग फंड थ्रू, मतलब उनके पास उनके खुद के फंड्स होते हैं और कहीं ना कहीं ये वो एसेट्स है जिसपे उनको लोन्स भी मिल जाते हैं। अगर आपके पास रिटेन्ड प्रॉफिट है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका वो प्रॉफिट जाए, तो उस प्रॉफिट पे आपको लोन्स भी मिल जाते हैं, बीइंग एज ए सिक्योरिटी कि आपने सिक्योर किया हुआ है। और जैसे इन्वेंट्री पे भी मिल जाते हैं लोन्स, आपके पास अगर इन्वेंट्री है तो उस पे भी छोटे छोटे लोन्स मिल जाते हैं, उसके थ्रू भी आप अपने वर्किंग कैपिटल भी रेज कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिटेन्ड अर्निंग है या अप्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स है, ये बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए आप अपनी आपकी डिमांड, फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप अपना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना चाहोगे, तो आप कहाँ से यूज करोगे? सबसे पहले और सबसे सेफर जो आपके पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो क्या है? आपका आपकी जो खुद का रिटेन्ड अर्निंग है वो आपके लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है
और हम उसको यूज कर सकते हैं। इवन जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ठीक है, और अब आपको नई मशीनरी चाहिए। हाँ, आपकी अभी तक पुरानी मशीनरी आप यूज कर रहे हैं, पर आपने देखा कि भाई नई मशीनरी की जरूरत है, और नई मशीनरी हम कैसे लगाएंगे, तो ऑब्वियसली हम अब क्या जो हमारे रिटेन्ड प्रॉफिट है हम उसका इस्तेमाल इसमें कर लेते हैं, ठीक है। और अभी जो हम लोगों ने अलग अलग वेरिएबल वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल की नीड होती है ना, तो जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल की नीड होती है उसके लिए हम रिटेन्ड अर्निंग का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें एकदम से इकट्ठा इतना पैसा चाहिए तो हम अपना रिटेन्ड अर्निंग यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली अपने एग्जिस्टिंग डिमांड बढ़ाने के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं। बेसिकली हम जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है हम उसको एक बड़ा पर्सपेक्टिव डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं ड्राइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो बेसिकली कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए ये बहुत बेनिफिट चीज है, क्योंकि जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग, कई बार होता है ना कि हमारे पास हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं रिटेन नहीं रहेंगे शेयर होल्डर्स आपके, दूसरी कंपनी की तरफ जा सकते हैं, आपको प्रॉफिट नहीं भी अर्न हुआ, तब भी आप क्या करते हो, अपने शेयर होल्डर्स को रिटेन रखने के लिए अपने रिटेन्ड प्रॉफिट में से कुछ पार्ट अगर देते हो, तो उनको भी लगता है, उनको उनका ट्रस्ट आता है आप पर कि हाँ आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में कितना ज्यादा सोचते हैं, लॉयल है। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अपना कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव दिखाते हैं अपने कंपनी के लिए, ठीक है। तो रिटेन ये हो गया रिटेन्ड प्रॉफिट्स और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में, इट इज सोर्स ऑफ टेम्परेरी वर्किंग। फर्स्ट पार्ट था फिक्स्ड वाली जो थी, ठीक है। सेकंड वाला था जो हम लोगों ने रिटेन अर्निंग की बात करी। थर्ड जो सोर्स है जिसको हम टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए मिलती है क्योंकि टेम्परेरी है, ठीक है। और जरूरी नहीं है, जितने भी सोर्सेज है, शेयर डिबेंचर्स और पब्लिक प्रॉफिट्स, पब्लिक डिपॉजिट्स और ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएंगी, अवेलेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है। बट ये जो टेम्परेरी सोर्सेज है ना, ये जरूरी नहीं हर बार आपको अवेलेबल ही हो। तो इनके साथ बस ये एक बड़ा ड्रॉबैक यही होता है, क्योंकि ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं, तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए आप इनको यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए और इफेक्टिवली काम भी नहीं करते ये। और आप इनके ऊपर पूरी तरीके बेस करके अपना काम नहीं कर सकते, आपको नए नए सोर्सेज ढूंढने ही पड़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट है, अगर हम लोग टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल में बात कर रहे हैं, फर्स्ट इज इंडिजीनियस बैंकर्स। इंडिजीनियस मीन्स इंडिविजुअल कोई भी बैंकर्स, प्राइवेट मनी लेंडर्स जो होते हैं, ठीक है, जो जिनको बोलते हैं साहूकार टाइप के लोग होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट मनी लेंडर्स जो, या छोटे छोटे उन्होंने फाइनेंशियल ट्रेडिंग का जो लोग काम करते हैं, and other country bankers, actually they are the main source of short term finances। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बैंक नहीं जाते हैं हम लोग, हर छोटे छोटे लोन्स के लिए बैंक नहीं जाते, हम अपने आसपास जो इस तरह से इंडिजिनियस बैंकर होते हैं, ठीक है, कई जो जो गोल्ड का काम करते हैं वो भी इस तरह के बैंकिंग का काम करते हैं कमर्शियली, बट उन्हीं के यहाँ जाना चाहिए जो कमर्शियल हो इन सब चीजों के उसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बिना पेपर वर्क के अगर इस तरह का काम कर रहे हो तो वहां नहीं जाया जाता है। ओके, तो these kind of private money lenders or country bankers also the main source of temporary working capital। ओके, एंड देन हम लोग बात करते हैं ट्रेड क्रेडिट। It refers to the credit extended by the supplier of goods in the normal course of business। करंट टाइम में क्या नॉर्मली क्या होता है, लोग क्या क्रेडिट पे काम करते हैं, ठीक है। तो जब आप क्रेडिट पे काम कर रहे हो तो आपको 60 डेज का, कई लोग 1 मंथ, 30 डेज, कोई 45 डेज, तो ये जो आपको 60 डेज का मिल जाता है ना, टेन्योर टाइम पीरियड मिल जाता है पेमेंट बाद में करने का, और आपको क्रेडिट में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक तरीके से उन 2 महीने के लिए यानी 60 डेज के लिए आपके पास पैसा आ जाता है, और यू कैन यूज इट, ठीक है। आप उसे यूज कर सकते हो, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो। इवन अगर आपको 1 हफ्ते के लिए भी अगर मार्जिन में ये मिलता है ना, यू ऑल्सो कैन यूज दीज काइंड ऑफ सोर्सेज इन योर वर्किंग कैपिटल, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। तो
जितने भी ट्रेड क्रेडिट्स होते हैं ना, ऑब्वियसली बहुत हेल्पफुल होते हैं। और कई बार जो बायर होते हैं ना, वो बोलते भी हैं कि हम आपको 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, आपको 60 डेज बाद पेमेंट करेंगे व्हेन वी आर फुल्ली सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट। क्योंकि कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ये माना जाता है कि 15 डेज रख के हम चेक करेंगे, बिकॉज इसमें जैसे लेदर के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, फंगस लगने के चांसेस होते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है कि जब प्रोडक्ट हम रखेंगे, देन वी विल चेक कि अगर इसमें फंगस तो नहीं लग रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, आपका सर्टिफिकेशन के बाद भी वो चेक करते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, 60 डेज का, या नॉर्मली भी लोग 60 डेज तो नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक, तो इस तरह के जितने भी ट्रेड क्रेडिट्स पे काम होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल के लिए हो, चाहे वो सब नॉर्मल सप्लायर्स, कोई भी सप्लायर्स के लिए हो, बायर्स के लिए हो, तो दीज आर ऑल दी ट्रेड क्रेडिट्स आर ऑल्सो अ गुड source of temporary working capital and it also helps borrower, so they can use their credit amount for the other activities, in the other activities. Okay, next हमारे पास है कमर्शियल बैंक्स। ओके, यस, हमें पता ही है कि भाई बैंक्स तो हैं ही हमारे पास सोर्स वर्किंग कैपिटल के लिए, हम बैंक्स के पास तो जा ही सकते हैं। तो बैंक के पास क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास, हमारे लिए जो हमें ऑफर कर सकते हैं। तो फर्स्ट होती है हमारा लोन्स। हम किसी भी अमाउंट तक के लोन्स ले सकते हैं। कुछ अमाउंट के लोन्स सिक्योरिटी फ्री होते हैं, जैसे अगर आपका उसी बैंक में आपका पीएफ अकाउंट है, बैंक में आपका ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है, तो आपको कई सारी फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करता है फॉर लोन्स एंड फॉर दी एडवांसेस। तो हम इस तरह का अमाउंट सैंक्शन करा सकते हैं बैंक, वेदर कैश और कैसा भी क्रेडिट पे हम काम कर सकते हैं, कैसे भी अकाउंट में अवेलेबल हो सकता है उस तरह की चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट इज लोन, बट लोन के साथ क्या है कि बैंक जब भी इस तरह के लोन्स देते हैं ना, तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उसके साथ में कुछ और फाइल चार्जेस और जो भी उनके और चार्जेस रहते हैं वो भी इनकर्ड करते हैं, तो ये थोड़ा सा हो जाता है कॉस्टली, क्योंकि आपको लोन्स के साथ, बट क्या होता है कि आपको अपनी लिक्विडिटी बनाने के लिए आपको जो कैश की एकदम से नीड आती है ना, तो आपके पास जब सोर्सेज नहीं होते हैं, तो लोन एक अच्छा सोर्स है। और ऑब्वियसली लोन के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स में डिडक्शन भी मिलता है, तो इस बेनिफिट को अगर हम लोग देखें तो लोन्स सिक्योर रहते हैं, बट ये होता है कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटी बियर करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। जब हम लोग बात कर सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमें दी जाती है, और ये दी जाती है मोस्टली कैश, अगर आपने करंट अकाउंट होल्डर हो तभी दी जाती है। ओके, यानी आपके अकाउंट में मंथ के एंड में उतना अमाउंट होना चाहिए, बट मंथ के अगर स्टार्टिंग में नहीं है, आप उसमें से पैसा निकालना चाह रहे हो, तो आपको एक लिमिट बना दी जाती है कैश क्रेडिट की। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम जस्ट एन एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट कि आपके अकाउंट की लिमिट है 50,000। ठीक है, आपके 50,000 तक अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन उसमें कर सकते हो, भले ही आपके अकाउंट में उतना पैसा हो या ना हो। ठीक है, तो आप वहां तक की आपकी लिमिट बना दी गई है। प्रीवियस बैलेंसेस, जो आपके प्रीवियस बैलेंसेस हैं, जो बिजनेसेस हैं, आप देखते हो ना, जब भी हम लोग सुनते हैं कि बैंक में आगे लगता है कि लोग फ्रॉड कर देते हैं, इतना सारा अमाउंट कैसे विड्रॉ कर लिया इन लोगों ने, या इतना सारा उनको लोन कैसे मिल गया, तो ऑब्वियसली जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बैंक इनको प्रमोट करने के लिए, और क्योंकि बैंक का काम चलता भी इन्हीं से है कि आप ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करते हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक करते हो, तो बैंक के पास पैसा अवेलेबल रहता है, दे यूटिलाइज इट, और इन्वेस्टमेंट उनका कर सकते हैं। तो इसके लिए बैंक कैश क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। सभी चीजों को लोग मिसयूज कर सकते हैं, बट वही बात है। ओके, तो सेकंड, तो ये हो गया कैश, जब हम कैश विड्रॉ कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी सिमिलर ही है, करंट अकाउंट होल्डर को ही मोस्टली दी जाती है, और इसके थ्रू आप जो आपका बैलेंस है, आप उससे ज्यादा, एक सर्टेन लिमिट इसमें भी तय करी जाती है, और उससे ज्यादा आप ओवरड्राफ्ट यानी ओवरली ड्राफ्ट करके पैसा ले सकते हो। और बट इसमें भी वही है कि आपको एक इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और आपको बैलेंसेस एट द एंड आपको उतना बैलेंस मेंटेन करना होता है। ओके,
लास्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आता है। इसको समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म इन विच द बैंक लेंड मनी विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल, ऑब्वियसली इसमें भी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड बैंक, ठीक है, यानी बायर, सेलर और बैंक, ठीक है। तो बायर सेलर के दोनों के अकाउंट होते हैं उसी बैंक में, ठीक। तो आप बैंक के पास जा सकते हो कि भाई मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है और हमें ये कैश कराना है। तो ऑब्वियसली हम पहले कैश कराना चाहते हैं, हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंक अपने बिहाफ पे आपको कुछ डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट यानी कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एग्जाम्पल हमारा 1 लाख का बिल ऑफ एक्सचेंज था, ठीक है। तो हमने उनसे बोला कि आप 10% काट लो या 5% काट लो और हमें ये पैसा अभी दे दो, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है, बैंक आपको प्रोवाइड करा देती है पैसा, और जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज का मैच्योरिटी पीरियड आता है तो तुरंत बैंक के अकाउंट में वो पैसा आ जाता है और बैंक उसको ले सकती है। तो ये जो अमाउंट आपको बाद में रिसीव होने वाला था, आप बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रेडिट करा के, डिस्काउंट करा के आप ये पैसा ले लेते हो वाया बैंक। तो ये भी आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का सोर्स है और उसमें भी बैंक्स हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इट इज एन अनदर मेथड बाय विच द पोजेशन ऑफ गुड्स इज टेकन इमीडिएटली, द पेमेंट इज मेड इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ प्रीडिटरमाइंड पीरियड और टाइम। नॉर्मली हम आजकल ये सबसे बेस्ट फैसिलिटी है, हम लोगों को बोला जाता है ना कि आप इंस्टॉलमेंट में मोबाइल खरीद सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में फ्रिज खरीद सकते हैं, आप कुछ भी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, ये एक तरीके से पता है एक चीपर एडवर्टीजमेंट टेक्निक है, अगर हम लोग उसको ध्यान से सोचें इस बारे में। क्योंकि क्या होता है, हम जो हमारे पास जो हमारी पॉकेट अलाउ करती है वो 10,000 का मोबाइल अलाउ करती है, ओके। फिर हमें बोला जाता है कि आपको सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है। और तो अब क्या होता है, हमें मंथली इंस्टॉलमेंट, हम ये सोच के दे रहे हैं अरे मंथली इंस्टॉलमेंट हमें देनी है 5,000 की देनी है तो हो जाएगी। बट उस 5,000 के लालच में हम क्या करते हैं, 20,000 का मोबाइल परचेज कर लेते हैं। तो हुआ ना, ये एक चीपर सोर्स ऑफ एडवर्टीजमेंट है कि आपके एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और लोगों ने महंगा मोबाइल भी खरीद लिया। और तो इस तरह से जो इंस्टॉलमेंट यानी प्रोडक्ट आपको पहले रिसीव हो जाता है, अगर हम लोग कस्टमर के एंड की बात करें तो प्रोडक्ट हमें पहले रिसीव हो जाता है और हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स करने होते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ सर्टेन चार्जेस ऐड कर देते हैं कई बार इंस्टॉलमेंट के पार्ट के लिए, ठीक है। कई बार इसमें भी डाउन पेमेंट्स होते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो ये भी एक टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का है कि हमें रॉ मटेरियल पहले रिसीव हो जाए, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट करते रहेंगे, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अच्छा, इससे बेनिफिट मालूम क्या होता है, इससे एक ये भी बेनिफिट होता है, जो सप्लायर होता है ना, वो उसको पता चल जाता है कि आपके पास कैश नहीं है उतना, ठीक है। और हम क्योंकि आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देंगे तो आप मेरे से ही प्रोडक्ट लोगे, मेरे से ही सप्लाई करवाओगे, तो ऑब्वियसली वो इस तरह की फैसिलिटीज भी देते हैं। तो एक तरीके से दोनों का ही फायदा होता है, द बायर एंड ऑल्सो द सेलर, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। नेक्स्ट आ जाते हैं एडवांसेस। कई बार क्या होता है कि जो कहा जाए, जो सप्लायर्स और कंपनीज के बीच का जो रिलेशन होता है वो एडवांसेस पे भी डिपेंड करता है। कई बार जो मिडिल मैन्स होते हैं, बैंक्स हो गए, वो भी इसको इंक्रीज कर देते हैं, एडवांसेस ले लेते हैं और कई बार लोग एडवांसेस पे काम करते हैं। और इन एडवांसेस का एक बेनिफिट ये भी हो जाता है ना कि आप एडवांस ले लेते हो बहुत पहले, ठीक है। आपने 1 महीना ले लिया, आपको 1 महीने बाद प्रोडक्ट मिलेगा, बट हम एडवांस आपने कुछ लेसर अमाउंट का एडवांस आपने ले लिया है। तो अब आप इस तरह के जो छोटे छोटे एडवांसेस जब आप पब्लिक से ऑफर करते हो या अपने क्लाइंट से ऑफर करवाते हो ना, तो ये छोटे छोटे एडवांसेस आपका एक बड़ा अमाउंट बन जाते हैं जो आपको लिए हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। प्री बुकिंग में कई बार क्या होता है, कुछ सेटिंग बोलते हैं कि आप कुछ अमाउंट जमा कर दो ताकि आपकी प्री बुकिंग कंफर्म हो जाए, ठीक। अब ये जो पैसा आपके पास आ गया, ये जो एडवांस आपके पास आ गया, तो ये तो पहले आ गया, प्रोडक्ट तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको मिल रहा है।
तो इस पैसे का, उस पैसे को आप अपनी वर्किंग कैपिटल में यूज कर लेते हो। ओके, देन उसके बाद हम लोग आते हैं एडवांसेस के बाद आते हैं फैक्टरिंग। इसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल, जो क्रेडिट्स होते हैं जब आपको रिसीव होगा। ठीक है, रिसीव क्या हो रहा है, रिसीव जैसे हम लोगों ने बिल एक्सचेंज की बात करी ना, ये भी इसी तरीके है कि आपको जो अकाउंट्स जो रिसीव हो रहा है वो 1 महीने बाद रिसीव होगा। ठीक है, आप उसको बोलते हो कि हमें पहले ये पैसा दे दीजिए, और इसकी फैक्टरिंग यानी कि उसको कुछ डिडक्शन जैसे उसमें डिस्काउंट कर देते हैं, सिमिलरली हम इसमें भी डिस्काउंटेड रेट आपको दे देंगे और आप हमें ये पैसा अभी दे दो। Or we can also explain it with that factoring is an arrangement by which the factor purchase on a continuous basis all the debts of the supplier of goods and services to customers. बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द सप्लायर एंड द जो जिसको आप क्रेडिट सेल्स दे रहे हो उसके लिए। ठीक है, तो जितने भी हमें ये पैसे बाद में रिसीव होते हैं, ये हमारे लिए ऑब्वियसली हम इनको तब तो यूज नहीं कर पाएंगे, अगर पहला रिसीव हो जाता है तो ये हमारे लिए अच्छा सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है, और बिना किसी इंटरेस्ट रेट के और बिना किसी फ्लोटिंग चार्जेस के, बस कुछ हमें कहा जाए फ्रैक्शन ऑफ बेसिस पे कुछ अमाउंट हम एक अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है accrued expenses. Accrued expenses means which have been incurred but not yet paid, यानी जैसे हम लोग कहते हैं ना अराइज हो गया है, आपका अमाउंट अराइज हो गया है बट आपको रिसीव नहीं हुआ है, पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये फर्म के ऊपर एक तरीके से लाइबिलिटी बन जाती है, तो आपको पेमेंट करनी है, और ऑलरेडी आप इस तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट रिसीव कर चुके हो बट आपने पे नहीं किया है, तो इस तरह के अक्रूड अगर एक्सपेंसेस हैं तो वो भी आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस में काउंट किए जाएंगे। देन उसके बाद है डिफर्ड इनकम्स। डिफर्ड इनकम्स आर इनकम्स रिसीव इन एडवांस। ठीक है, आपको इनकम्स पहले रिसीव हो गई हैं इस तरह की, और आपने अभी सब जो सर्विसेज या गुड्स हैं आपने अभी नहीं दी हैं, तो वो आपको बाद में देनी है। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस होते हैं आपकी वर्किंग कैपिटल की लिक्विडिटी को बनाने के लिए, ये आपको हेल्प करते हैं। ओके, देन हमारे पास आते हैं कमर्शियल पेपर्स। ठीक है, और जितने भी कमर्शियल पेपर्स होते हैं इस तरह के जिनको हम लोग हो सकते हैं चार्टर पेपर्स हो सकते हैं या जो स्टैम्प्स हो सकते हैं। ठीक है, ये कमर्शियल पेपर्स भी एक तरीके से पूरी फुल वैल्यू रखते हैं, और इनको भी हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और क्योंकि पूरी वैल्यू एग्जैक्टली वैसी वैल्यू देते हैं जैसे करेंसी नोट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपके पास कमर्शियल पेपर्स है तो आप उससे भी फंड रेज कर सकते हैं फॉर योर वर्किंग कैपिटल। ओके, तो दीज आर ऑल दी सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, जहां से हम वर्किंग कैपिटल के लिए फंड रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, आपको साइकिल जैसा दिख रहा होगा, एक सर्कल जैसा दिख रहा होगा। वी टॉक अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस, और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल भी है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर आपके पास किस तरह से आप परचेजेस करते हो। तो ये बहुत सिंपल है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं किसकी, रॉ मटेरियल की, कैश से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल आया, उसके बाद हमने क्या किया, प्रोडक्शन हमारा स्टार्ट हो गया, तो हमारा जो रॉ मटेरियल था वो किसमें आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया। प्रोडक्शन प्रोसेस हमारा और नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गया, फिर हमारा जो रॉ मटेरियल था वो वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड गुड्स की तरफ आ गया। आप यहाँ सब जगह देख रहे होगे हमारा जो कैश यहाँ पे था, कैश कन्वर्जन होता जा रहा है ना, कैश किससे कन्वर्ट, रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देन हम देख रहे हैं जो हमारा कैश था वो किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो गया, और उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में जाता है तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। देन हमारा कैश यहाँ से कन्वर्ट होते होते फिनिश गुड में आ गया, और ऑब्वियसली उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, हम उसको सेल करते हैं। फिर क्या उसे जब सेलिंग करते हैं तो कुछ हमें क्रेडिट में पैसा रिसीव होता है, कुछ हम कैश रिसीव हो जाता है। तो बेसिकली हम जो भी प्रोसेस यहाँ पे यूज करें तो जो हमें फिर क्या होता है, हमारी इनकम होती है। इनकम होने के बाद हम दोबारा से क्या करते हैं
कैश हमारे पास आ जाता है, फिर रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, अगेन सेलिंग। तो ये प्रोसेस क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है, यानी परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोडक्शन पूरा, देन सेलिंग, सेलिंग के बाद उसके बाद दोबारा से हमारे पास कैश आ जाता है। तो इसीलिए ये सर्कुलर वे में दिखाया गया है, क्योंकि ये एंड इसकी कोई कहा जाए ना कहीं पे एंड पॉइंट नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअसली चलता रहता है। और ये जो फ्लो है ना, जो आपको जो हमारी ये पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में हमेशा पैसा हमारा ब्लॉक ही रहता है, यानी हमारी पाइपलाइन में फ्लो बना रहे इसके लिए हमें कुछ पैसा, कुछ वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड अमाउंट तो चाहिए ही चाहिए। और अगर पता है, अगर यहाँ से ये जो कैश कम हो जाए तो आप सोचो पूरा का पूरा आपका ऑपरेटिंग साइकिल खराब हो जाएगा। जैसे ही आपने कलेक्शन आप कर रहे हो, आपने कलेक्शन में क्या किया, आपने बोला कि हम क्रेडिट्स पे ज्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा करते हैं हम कैश कम लेंगे, ठीक है, आपने कैश का रियलाइजेशन कम हुआ, आपको कैश देर में रिसीव हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, कैश की शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज हो गई तो आप परचेज कम कर पाए, कम परचेज कर पाए, कम रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन स्लो चला, आपकी जो लेबर थे वो भी आइडल हैं, खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, आपका जो फैक्ट्री है वो भी खाली पड़ी, मशीनरी खाली जा रही है, यानी जो इस मशीन पे एक बार में स्लॉट जाता था 100 पीसेस का, और उस मशीन में अभी 50 पीसेस जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी मशीन भी आइडल है, हाँ, आपका वो लेबर भी आइडल है, यानी आपको लॉसेस होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फ्लो है ना, इसमें वो कैश जितना इसको नीडेड होना चाहिए उतना उस लिक्विड बना होना चाहिए, यही जरूरी होता है। इसी पर हम लोगों ने पूरी अभी तक जस्ट बात करी है सारी। Okay, so these are the topics which we conclude today. Okay, and I hope आप सबने क्लास अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी। खास अगर किसी ने अपनी अटेंडेंस मेंशन नहीं करी है, प्लीज अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए। आकांक्षा, उत्कर्ष, आदिति, शुभी, अंजलि, चाहत, ईशा, सृष्टि, प्रखर, हिमांशु, आर्या, आयुषी, मुस्कान, आकांक्षा, अनामिका, हर्षित, यशी, नमन, सचिन, अलका, आयुषी, शाजिया, अनुष्का, आयुष, सिद्धार्थ, श्रेया, वंशिका, तरुण, and we have Riya. Okay, class. Is there anyone else? Do mention your attendance, please. Okay, then. No one. Chalo. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. And stay healthy, stay safe.